नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, और खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक ऐलान होने अभी बाकी है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 से 7.5% तक की बढ़ोतरी एमएसपी में हुई है। गेहूं की एमएसपी में 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ताजा खबर, बड़ी खबर किसानों के लिए कि एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इस फैसले का मतलब क्या है, ये डिटेल में समझाने के लिए, चूंकि अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है एग्री कानून को लेकर के, और उस दौरान इस तरह से एमएसपी में बढ़ोतरी, ये पूरा मतलब क्या है इसका, ये समझाने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। मेरा आपसे पहला सवाल इसी पर होगा, क्योंकि ये खबर अभी ताज़ा खबर आई है। आमतौर पर नवंबर के आसपास रबी फसलों की बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में, और सरकार अक्टूबर के लास्ट में या अक्टूबर के किसी महीने में किसी भी वक्त एमएसपी का ऐलान करती है रबी फसलों का। लेकिन इस बार सरकार ने सितंबर में ही ऐलान कर दिया है, इसके क्या मतलब है? देखिए, ये टाइमिंग को अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि जो किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे देश में, आज तो वो फैल गया है, पंजाब हरियाणा से कर्नाटक भी चला गया है। तो वो बेसिकली सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम एमएसपी को बरकरार रखेंगे और एमएसपी को बढ़ाएंगे, और एमएसपी पे एक लोगों का विश्वास जो है वो बना रहे। ये शायद मुझे लगता है कि इतना जल्दी रबी का फसल का जो प्राइस अनाउंस करना है, उसका मतलब तो यही है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों को सरकार ये भरोसा देना चाहती है कि सरकार एमएसपी पर खरीदती रहेगी, और इसीलिए सरकार ने एमएसपी का ऐलान कर दिया, और न सिर्फ ऐलान बल्कि एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है। अब मेरा एक सवाल आपसे और होगा शर्मा जी, कि अब देखिए पूरा का जो मामला है जो एग्रीकल्चर बिल को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसानों को पहले बिल को लेकर के है, जिसमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया गया है कि किसान अब एपीएमसी के बाहर भी अपनी फसल को बेच पाएंगे। ये बाध्यता खत्म कर दी गई है कि सिर्फ आप एपीएमसी में ही बेचें। किसानों के मन में ये कंफ्यूजन है, या फिर जो राज्य सरकारें कह रही हैं बात, कि इससे धीरे धीरे जो एमएसपी का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि एमएसपी का एपीएमसी में बदलाव से कोई लेना देना है नहीं, और सरकार एमएसपी पर खरीदती रहेगी। आप इन दोनों तर्कों में से किस तर्क के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसान इतने रोष में हैं और इतना लंबा उनका प्रदर्शन चल रहा है, और अभी तो आगे भी उनका एक टाइम टेबल बना हुआ है प्रदर्शनों का, इससे बड़ा साफ क्लियर है कि किसानों की जो शंका है वो कि हम ये क्यों मान के चलते हैं कि भाई किसान ना समझे, उसको समझ नहीं है। किसान जानता है कि ये किस तरफ सारा जो भी प्रोसेस है ये किस तरफ जाएगा। अब मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सरकार ने कहा कि 1 कंट्री 1 मार्केट, लेकिन इन रियलिटी इट इज 1 कंट्री 2 मार्केट। एक तो एपीएमसी के मंडी के अंदर की मार्केट होगी और एक एपीएमसी के बाहर की मार्केट होगी। अगर एपीएमसी के अंदर कोई गेहूं खरीदता है आज के रेट में, उसको 164 रुपए प्रति क्विंटल का टैक्स देना है। एपीएमसी के बाहर खरीदता है तो उसको टैक्स नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर खरीदने वाले जो बायर्स हैं वो तो ऑब्वियसली बाहर जाएंगे ना। तो जब वो बाहर जाएंगे तो आस्ते आस्ते मंडी का जो रोल है वो खत्म होता जाएगा। दूसरा, अभी देखिए आप पंजाब में क्या हो रहा है कि बासमती एक्सपोर्टर्स ने अभी से कह दिया सरकार को कि हम 4.5% टैक्स लगता है, हम नहीं देंगे मंडी के अंदर, हम बाहर से खरीद लेंगे जहां पर टैक्स नहीं देना है। और हरियाणा में भी उन्होंने कहा है कि हम मंडी में टैक्स नहीं देंगे, हम बाहर से खरीदेंगे। तो सरकार पंजाब की ये सोच रही है कि उसको 1% पे कर दिया जाए,
ये मैंने सुना है कि वो एग्री कर गए हैं इस बात से। और ये दूसरा, फिर आप कॉटन एंड जिनिंग मिल्स, स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स, वो भी कह रही हैं कि साहब अंदर हम मंडी में नहीं खरीदेंगे। अच्छा, तो ऑल इंडिया जो राइस एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं साहब हम मंडी के अंदर नहीं खरीदेंगे। तो मंडी के अंदर से कौन खरीदेगा? तो मतलब कहने का साफ है कि मंडी जब खत्म होती जाएंगी, मंडी कोलैप्स होती जाएंगी, तो ऑब्वियसली एमएसपी भी एक्सक्यूज मी, एमएसपी भी जाएगा। शर्मा जी यही सर थिन लाइन है। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, यही थिन लाइन है। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि मान लीजिए अगर एपीएमसी से बाहर बेचने का ऑप्शन होगा, तो अगर वहां किसानों को बेचने में फायदा होगा तो निश्चित तौर पर किसान एपीएमसी के बाहर बेचेंगे और कारोबारी एपीएमसी के बाहर खरीदेंगे। ये बात ठीक है कि एपीएमसी में कामकाज धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये कहां निकलता है कि इससे एमएसपी पर सरकार की खरीद बंद हो जाएगी। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं कि सरकार हर साल करोड़ों टन अनाज पीडीएस के जरिए देती है अलग अलग योजनाओं में, वो अनाज सरकार कहां से खरीदेगी? ऑब्वियस है किसानों से खरीदेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एपीएमसी का सिस्टम पंजाब हरियाणा में मजबूत होगा, कुछ और राज्यों में मजबूत होगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों को एपीएमसी के बारे में जानकारी भी नहीं है। सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। 94% किसान अभी भी बाजार भाव पर ही बेचते हैं अपनी फसल को। तो उनके जीवन में तो कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा है। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं फैलाया जा रहा है एमएसपी खत्म होने का? देखिए, पहली बात तो आपका जो आखिरी में आपने बात कही है कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, 94% फार्मर्स तो वैसे ही बाजार पे डिपेंडेंट है। मैं तो बल्कि आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर बाजार इतना एफिशिएंट था तो मुझे बताइए इतने दशकों से किसानों का इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है? एग्रेरियन क्राइसिस इतना भयंकर क्यों है? जब पिछले 25 साल में 3,64,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, क्यों? अगर मार्केट अच्छी थी तो मुझे बताइए कि 2000 और 2016-17 के बीच में ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि 16-17 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर मार्केट अच्छी थी तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ? एक बात तो ये है। दूसरी बात आपने जो कही है कि एमएसपी जो है इसमें कोई शक नहीं है। मुझे यही सवाल शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। मैं आपसे आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं इसी से काउंटर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 94% किसान ओपन मार्केट में बेच रहे हैं तो उनकी ये दशा क्यों है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि उनके हालात बहुत बेहतर नहीं है, उन्हें एमएसपी से कम के भाव पर बेचना पड़ता है। लेकिन इससे सर ये भी तो साबित हो रहा है, फिर अगर मान लीजिए किसानों को अभी ये क्यों कहा जा रहा है कि एपीएमसी का सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा तो तबाह हो जाएंगे किसान? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 94% किसान तो ऑलरेडी ओपन मार्केट के भरोसे हैं, 6% और आ जाएंगे ओपन मार्केट के भरोसे। तो किसान इस फैसले की वजह से तबाह हो जाएंगे, ये कहना ठीक है क्या? ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है कि अगर 94% फार्मर ऑलरेडी मार्केट ने तबाह कर दिए हैं या मार्केट के करके वो नुकसान झेल रहे हैं, तो जब 100% हो जाएंगे तो क्या आपका मतलब है कि सारा देश ही बदल जाएगा? या कोई हृदय परिवर्तन हो गया उसमें मार्केट में कि उनका कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया कि वो अभी तक तो वो किसानों की अनदेखी कर रहे थे, अब वो किसानों का भला करेंगे? मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर ट्रेड इतनी एक्साइटेड है, कंपनीज इतनी एक्साइटेड है, मार्केट इतना एक्साइटेड है इस रिफॉर्म से, तो क्यों नहीं? और जहां भी मैं जाता हूं वहां मुझे ये कहा जाता है कि साहब हम एमएसपी से ज्यादा प्राइस लेंगे, किसानों को मिसलीड किया जा रहा है। अगर ये सच है तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लीगल राइट क्यों नहीं बना देते किसानों का? किसान भी उसमें विश्वास हो जाएगा किसानों को। तो ये लीगल राइट बनाने की बात तो है। बिल्कुल, आप लीगल राइट कर दीजिए कि इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। यस, ये बात आपकी ठीक है सर। मैं इससे एग्री करता हूं कि सरकार को रिटर्न में कहीं पर देना चाहिए कि भाई हाँ एमएसपी के ऊपर आप खरीदेंगे। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये भी जो कंफ्यूजन अभी फैलाया गया है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, ये भी सरासर गलत है। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम देखें तो सिर्फ 23 फसलों की एमएसपी सरकार जारी करती है, बाकी फसल बाजार भाव पर ही बाजार भाव पर ही के भरोसे है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पीडीएस में सरकार को करोड़ों टन अनाज की जरूरत पड़ती है, वो अनाज सरकार किसान से ही खरीदेगी। तो ये फैलाना कि एमएसपी बंद हो जाएगी ये गलत है। लेकिन दूसरी बात से मैं आपके से सहमत हूँ कि सरकार को रिटर्न में ये देना चाहिए। मृत्युंजय जी, ऐसी बात नहीं है, समझिए। मैं भी आपको जरा मुझे मौका दीजिए। देखिए, आपके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं देश के, वो कहते हैं कि 67% पॉपुलेशन को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम राशन देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, वो 20% कर दीजिए। यानी 20% पे कर देंगे तो मतलब पीडीएस की रिक्वायरमेंट कम होगी। जब पीडीएस की रिक्वायरमेंट कम होगी तो प्रोक्योरमेंट की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। एक बात। दूसरी बात सुनिए कि पिछले कई सालों से सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कह रही है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बंद हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं।
और उसके तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पंजाब सरकार को चिट्ठियां आ रही हैं कि आप ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट यानी जो भी किसान लेके आता है मंडी में वो नहीं खरीदी जाएगी। और ये जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि 1/3 बंद करिए पंजाब में। तो अगर ये 1/3 प्रोक्योरमेंट बंद हो जाती है तो इसका मतलब तकरीबन 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाती है। तो किसान गलत नहीं है, ये तो पंजाब की सरकार का जवाब है उनको, दिल्ली को, कि भाई हमारे यहाँ पर इसको टच नहीं करना चाहिए, इससे सोशल क्योस होगा। ये पंजाब के वित्त मंत्री ने चिट्ठी लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है ये सारा प्रोसेस अगर हम बाकी इकोसिस्टम को देख के चलते हैं तो ये नजर आ रहा है कि एमएसपी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कितनी कमेटियां आ चुकी हैं जिन्होंने कहा है कि एमएसपी ही वादा है प्राइस डिस्कवरी में। मेरे को बताइए कि आप एमएसपी अगर वादा है, सारे देश में कहीं एमएसपी से ज्यादा दाम मिला है आज तक? एमएसपी ही एक प्राइस डिस्कवरी है कंट्री में, उसको चाहते हैं कॉर्पोरेट की खत्म किया जाए। क्यों खत्म किया जाए? ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ा प्लेयर जो है फिर वो अपने आप टर्म्स को डिक्टेट कर सकता है। मेरा ये कहना कि अगर आप अच्छी कीमत देने के लिए वचनबद्ध हैं या चाहते हैं कि शर्मा जी तो आपकी बात सर देखिए, ये कंफ्यूजन यहीं पर है कि एमएसपी खत्म, देखिए अभी भी जो एमएसपी का सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार में एमएसपी का सिस्टम आया है। एमएसपी पर बहुत लंबे समय से खरीद हो रही है और कभी भी ये कानून का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन सरकार हर साल एमएसपी का ऐलान करती है। एमएसपी ऊपर नीचे होता है, एमएसपी कभी बढ़ती है कभी नहीं बढ़ती है, एमएसपी पर कभी ज्यादा खरीद होती है कभी कम खरीद होती है, लेकिन ये अभी भी कानून का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे इस बात से एग्री कर सकता हूं कि अब इस सरकार को आप कह रहे हैं कि एक लीगल राइट बना देना चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये आंदोलन मोटिवेटेड नहीं है कि सिर्फ आप गेहूं और चावल के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि फिर बाकी फसलों की भी, पंजाब हरियाणा का एग्जांपल ले लें आप, पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल के अलावा सरसों की कितनी खरीद होती है एमएसपी पे मंडियों में, चने की कितनी खरीद होती है? तो क्या ये कमीशन एजेंट या राज्य सरकारों को जो भारी भरकम मंडी टैक्स मिलता है उस वजह से ये नहीं हो रहा है क्या? देखिए आपका आखिरी सवाल सर, वक्त की कमी है। देखिए चलिए आखिरी सवाल आप कह रहे हैं कि ट्रेडर्स को हो रहा है, क्या जो ये बिल बन रहा है ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है? आप मुझे बताइए कि धोती कुर्ते वाले ट्रेडर पे तो सब लोग कहते हैं कि यू डिस्पाइज हिम, यू डोंट लाइक हिम, एक कॉन्टेम्प्ट है, लेकिन ये क्या वॉलमार्ट मिडिलमैन नहीं है? क्या अमेजॉन मिडिलमैन नहीं है? क्या बिग बास्केट मिडिलमैन नहीं है? ये मिडिलमैन आए तो हम सोचते हैं कि देश का बहुत भला हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आता कि कैसे हम लोग मिडिलमैन को देखते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं मानता हूं कि एपीएमसी में बड़े फ्लॉज हैं, एपीएमसी को रिफॉर्म करिए। किसने कहा कि एपीएमसी को मत रिफॉर्म करिए? लेकिन एपीएमसी को हटाकर आप उससे भी एक बड़ा एक्सप्लॉइटर लेके आएंगे, मुझे लगता है कि वो किसान के हित में नहीं है। हटा तो नहीं रहा है सर, यही तो कंफ्यूजन है। एपीएमसी हट कहाँ रहा है? एक नया ऑप्शन तैयार हो रहा है, वो हटेगा ओवर द पीरियड। लेट अस मेक, सर ये तो एजम्पशन है ना, ये एजम्पशन है कि हट जाएगा। देखिए सर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव, आप कॉम्पिटिशन में उतरिए ना, एपीएमसी कॉम्पिटिशन में रहेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि सरकार कह रही है कि हम ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट बंद कर रहे हैं, सीएसीपी भी कह रही है, आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि हमें इतना फूड की जरूरत नहीं है, प्रोक्योरमेंट कम करिए। तो और क्या हुआ फिर? एमएसपी किस चीज की हुई? तभी तो किसान कह रहे हैं कि 23 फसलों पे ही लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है सर, सरकार आप किसे मानते हैं? प्रधानमंत्री जब ऐलानिया तौर पर ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर खरीदते रहेंगे, कृषि मंत्री जोर देकर ये बात कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, तो फिर आप किसकी बात मानी जाएगी? आप ये बताएं ना सर। देखिए बात मानने की बात अलग है, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर किसानों का गुस्सा है, किसान सड़कों पर है, मुझे लगता है कि एक बातचीत होनी चाहिए और ये बातचीत बहुत जरूरी है। किसानों की क्या ये मैं भी मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, इसको समझना चाहिए। और ये जल्दबाजी में जिस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं, इसका मतलब तो बड़ा साफ है, व्हाई आर वी बाईपासिंग द पीपल? क्यों हम लोगों को बाईपास कर रहे हैं? लोगों से बैठ के बात करनी चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं भी इससे सहमत हूं कि एक लीगल राइट इसको अगर बना दिया जाए, कहीं पर रिटर्न ऑर्डर दे दिया जाए, ताकि किसानों को इस बात का भरोसा हो जाए। जो बात वर्बली कह रहे हैं, सरकार कह रही है, वही बात अगर लिखित में आ जाए, एक ऑर्डर के तौर पे आ जाए और बातचीत हो जाए, मैं मानता हूं इस बात से 100% मैं आपसे एग्री करता हूं कि एक रिटर्न में कहीं पर हो जाए। ये बात पक्के तौर पर है कि एमएसपी का सिस्टम अभी खत्म नहीं होगा और कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म कर दे इस राजनीतिक व्यवस्था में। इस बात को आप भी भली भांति मानते होंगे। ये बात ठीक है कि लीगल राइट बना दिया जाएगा तो किसानों का भरोसा और बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को डिटेल में बताने के लिए कि पूरा माजरा है क्या, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। आपको याद होगा कि क्रूड का प्राइस जब माइनस में गया था तब देश में खास करके जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था कि यहां पर नेगेटिव सेटलमेंट की क्या व्यवस्था है, क्योंकि माइनस में क्रूड का सेटलमेंट हुआ था। इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन अब इसकी तैयारी देश में भी हो गई है
और सेबी ने इसको लेकर के ऑर्डर भी जारी कर दिया है। किसी भी कमोडिटी का रेट जीरो नेगेटिव होने पर यह लागू होगा। एक नया वैकल्पिक रिस्क फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसको डिटेल में समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बताएं क्या है ये पूरा फ्रेमवर्क? अच्छा, हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ और। बीरेन जी, आप बताएं सर, ये जो नया फ्रेमवर्क आया है सेबी का, इसमें ये कहा गया है कि एक्सचेंज को 60 दिन के भीतर लागू करने का वक्त दिया गया है। कच्चे तेल की कीमतों के नेगेटिव होने के बाद ये कदम उठाया गया है। उन्हीं क्लियरिंग कॉरपोरेशंस पर ये लागू होगा जिसमें ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? आपको क्या लगता है, कैसा कदम है ये? कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिसको आप यूज इट और लूज इट बोल सकते हो, जिसमें क्रूड, गैस और इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी प्रोडक्ट्स का शामिल होता है। लेकिन इसमें ये सर्कुलर मैंने पढ़ा नहीं है, बट अगर ये ब्लैंकेट है, मीन्स के कोई भी कमोडिटी, चाहे गेहूँ, जीरा, चना, बुलियन, मेटल, कोई भी नेगेटिव हो सकती है। अगर ऐसा सर्कुलर है तो ये टेरिफिक स्केरी है मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत डरा रहा है। अच्छा, आपको डरा रहा है, लेकिन सर्कुलर में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसको डिटेल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ने पढ़ा है, समझा है। ब्रजेश जी बताइए, बीरेन वकील जी हमारे साथ में, वो कह रहे हैं कि ये सर्कुलर उनको डरा रहा है। जरा आप पूरा डिटेल बता दें कि इस फ्रेमवर्क में है क्या क्या। बिल्कुल मृत्युंजय, इसमें बेसिकली जैसे जिस तरह आपने देखा था कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हो गई थी और उसके बाद एक डिसरप्शन जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, विवाद भी हुए थे और मामला कोर्ट में भी गया था। तो ऐसी स्थितियां अगर आ जाएं किसी ऐसी कमोडिटी में जिसको कि फिजिकली स्टोर करना कठिन हो, या उसको अगर स्टोर नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की जो भी कमोडिटीज हैं उस तरह है कि कमोडिटीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि जहां पर प्राइस नेगेटिव जाए या जीरो के आसपास जाए, जैसा कि हमने कच्चे तेल के मामले में देखा था। तो इस तरह की सभी कमोडिटीज को अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एक्सचेंजेस को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके आधार पर अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा। सेबी ने 60 दिन का वक्त दिया है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, इसके लिए एक्सचेंजेस को, और इसमें बेसिकली ये तय किया जाएगा कि अगर प्राइस नेगेटिव जाती है या जीरो जाती है तो किस तरह से एक्सचेंज अपना रिस्क मैनेजमेंट करेगा। अब उसमें ये पैरामीटर दिया है कि अगर लगातार 20 दिन तक जो है कमोडिटी का भाव जो है गिरकर 50% से नीचे चला जाए तो उस स्थिति में अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लागू करना होगा। दूसरा ये है कि ऐसी कमोडिटीज जिनका इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस हो, यानी कि जैसा कि हमने कच्चे तेल में देखा और बहुत सारी और कमोडिटीज हैं, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट नेगेटिव जाता है तो वहां पर भी उस स्थिति में अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लागू करना पड़ेगा। या ऐसे ऑप्शन के सौदे जहां पर स्ट्राइक प्राइस ही जीरो के पास हो या नेगेटिव में हो तो उन स्थितियों में इसे लागू करना होगा। या ऐसी कोई भी स्थिति जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लगे कि उसका भाव नेगेटिव में जा रहा है या ये लागू करने की जरूरत है, तो उन सभी स्थितियों में अल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लागू करना पड़ेगा। इसका मकसद यही है कि अगर प्राइस कहीं जीरो के पास पहुंच जाए या नेगेटिव पहुंच जाए तो उस स्थिति में एक्सचेंज को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को क्या करना है, क्योंकि जो आप 100% मार्जिन रखते हैं उसकी भी कोई वैल्यू बचेगी नहीं उस स्थिति में, तो क्या किया जाए। तो ये पूरी व्यवस्था को समझाने के लिए क्या क्या एडिशनल मार्जिन और लगाने पड़ सकते हैं, क्या कैसे मार्जिन व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। हाँ, बताई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट है। 600 रुपए गोल्ड के दाम गिर गए हैं, चांदी में 1500 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। अनुज गुप्ता जी बताएं, क्या आज शाम के कारोबार में ये गिरावट बढ़ने वाली है? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में मार्केट अब सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि जिस तरीके से टेंशन एस्केलेट हुआ है और हमने कहीं देखा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं यूरोप के, वहाँ पर कुछ हमने मनी लॉन्ड्रिंग का केस आते हुए देखा है, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहा है। बट मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में बन सकती है, तो 51,000 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 50,650 का रहेगा, टारगेट करीबन 51,500 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सेव एंड डिमांड का दोबारा से यहाँ पर गोल्ड में देखी जा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि बाई का ट्रेड बना सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 66,200 के आसपास खरीदारी करके चलें, 65,000 का स्टॉप लॉस रहेगा,
67,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहा आपकी गोल्ड सिल्वर पर है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है भरत भाई का, गुजरात से, पूछिए। हाँ नमस्कार सर। हेलो सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरे पास कैस्टर सीट पड़ा है। जी सुन रहा हूँ, पूछें। कैस्टर सीट पड़ा है मेरे पास फिजिकल में सर। अच्छा, फिजिकल में आपके पास कैस्टर सीट है, आप जानना चाहते हैं आगे दाम बढ़ेंगे या नहीं। बीरेन जी बताइए, क्या अभी फिजिकल में कैस्टर का स्टॉक रख के चलना चाहिए या निकाल देना चाहिए? अब बुआई करीबन 15-20% कम हुई है और कैस्टर सबसे सस्ता है ऑयल सीड में। यहाँ से 200-300 रुपये बढ़ना चाहिए, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फिलहाल होल्ड करना चाहिए और अभी 200-300 रुपये आगे दाम बढ़ सकते हैं, ये संभावना कैस्टर में आपको दिख रही है। बीरेन जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? क्योंकि देखिए अब गिरावट बढ़ गई है, आपके हिसाब से क्या किया जाए अब? जो मेरा पोजिशनल व्यू बुलिश था वो अभी बरकरार है। फेड चेयरमैन ने गारंटी दे दिया है कि भाई 3 साल तक तो इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे और इनफ लिक्विडिटी, जितना चाहो पैसा मिलेगा। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नेवर फाइट विद द फेड। तो ये चीज देखते हुए मैं पोजीशन या मेरा व्यू जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म है वो बरकरार रखूंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल। एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त और सुल्तान है हमारे साथ। पूछिए सुल्तान जी। जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। कपास खली में क्या लग रहा है, मुझे स्टॉक करना है, तो कहाँ पे फेयर वैल्यू देखते हैं और कितना रिटर्न दे सकती है अगले साल कमोडिटी, जरा डिटेल में बताइए। कपास खली बताइए बीरेन जी सर, क्या लगता है इसमें आपको आगे? ये आप बार बार ये कर रहे हो, बट मैं समझता हूँ कि आपको इस बार कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए। फसल काफी बड़ी है और दूसरे कई ऑल्टरनेट आ चुके हैं इसलिए। तो नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर कि आगे दाम नहीं बढ़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 साल, अगर यूजुअली ऐसा होता है कि 4 साल हम अगर ऑरेंज ही खाते हैं तो हर साल ऑरेंज खाने का पहले 1 साल सफरजन एप्पल का भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप कहेंगे थोड़ा बदल कर भी ट्रेड आप कर सकते हैं। अगला सवाल है जय का, इंदौर से हैं, पूछिए जय। सर मेरा गोल्ड बाय है अभी 51,400 से। इसे मुझे रखना चाहिए फिर इससे बाहर हो जाना चाहिए? 51,400 पर आपने गोल्ड में बाइंग की है। अभी गोल्ड का भाव है 51,115। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हमें यहाँ से लगता है बाउंस बैक आ सकता है। 51,400 51,500 तक यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं। ठीक बात है, ये सुझाव आपके लिए है गोल्ड पर। बीरेन जी, क्रूड में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? क्रूड में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। अक्टूबर जो नया कॉन्ट्रैक्ट कल से शुरू होगा उसमें 3,050 पे टारगेट रहेगा। 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा 3130 का। ठीक है, अगला सवाल अभिषेक का है, कानपुर से हैं। अभिषेक पूछिए। सर मेरा सवाल वीरेन जी से है। हमारा 15 दिन पहले वीरेन जी से बात हुआ था, तो बोले थे सोना खरीदिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो 54,000 55,000 सोना मिलेगा, 50,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो हमें चांदी भी खरीदनी है, तो किस भाव से नीचे खरीदे पोजिशनिंग महीने 2 महीने के लिए? क्या हमें 85 से 90,000 का भाव देखने को मिलेगा? बताइए बीरेन जी, इतना बढ़िया सवाल बहुत ही मीठे स्वर में इन्होंने पूछा है, जरा बताइए क्या करना चाहिए? मैं 2-3 बार मेरी बात रिपीट कर चुका हूँ कि ये मार्केट 2009 से 2012 में चला था, इसकी कार्बन कॉपी रेपुटेशन है और 2020 से 24-23 तक शायद रहेगा। ये तेजी मेरे हिसाब से 2022 पहले खत्म नहीं होगी। और जो मैंने कॉल दिया है वो नेचुरली 3-4 महीने का कॉल है, तो वहां तक वेट करना चाहिए। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में 51,000 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 50,650 का रहेगा। टारगेट 51,500 तक हो सकता है। आपकी कॉल। मैं क्रूड ऑक्टोबर शॉर्ट प्रेफर करूंगा 3050 पे। 3130 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2950 का टारगेट। ठीक है, आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी। जिंक में 194 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस 191 का रहेगा। टारगेट 199 तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो